Hello everyone, welcome to the studio and first of all a very happy Holi to all of you, and in today's video we are going to cover value addition course Telugu University value addition course Financial Literacy semester 1. So stick to the video till the end. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस को देख लेते हैं। उससे पहले मैं छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ। होली के टाइम पे भी मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ यू, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से कर पाओ। एंड क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट थी, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत सारे लोगों ने ऑप्ट किया हुआ है, तो आप उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना, जिससे कि मेरे वीडियो बनाने का जो मेहनत है वो सफल हो जाएगा। बिकॉज आई वांट यू टू स्कोर गुड एंड एटलीस्ट पास तो आप लोग जरूर हो जाओ अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये वीडियो पास मार्क्स के लिए नहीं बनाया गया है। इसमें सारे टॉपिक्स, हर एक सिलेबस का जितना भी टॉपिक है वो कवर किया गया है। न्यूमेरिकल भी मैंने कवर किया है, तो आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओगे अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लो एंड नोट्स डाउनलोड करके अच्छे से रिवाइज कर दो। ठीक है, तो बस इतना ही है कि शेयर कर देना जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी रखा है, उनको पहुंचा देना है इस वीडियो को। डेट्स ऑल। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। ओके, सिलेबस में क्या है, सबसे पहले यूनिट 1 है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू सेविंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन पढ़ना है हमें। यूनिट सेकंड में बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट है, जिसमें हमें बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में जानना है। डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है नेट बैंकिंग एंड यूपीआई, डिजिटल वॉलेट्स, ये सब चीजों के बारे में जानेंगे। एंड ये सब चीजें काफी कॉमन है, आप सबको पता भी होगा। ठीक है, बट हमें थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करना है तो हम लोग बिल्कुल करेंगे। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट पॉन्जी स्कीम्स एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सबको थोड़ा बहुत पता होगा इसके बारे में। तो फैमिलियर टॉपिक है, मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट आपने चूज किया है जो कि बिल्कुल वैल्यू ऐड करेगा आपकी लाइफ में। एंड एग्जामिनेशन से बिल्कुल डरना नहीं है, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा आपका एंड इससे आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड होने वाला है, बहुत चीज जानने वाले हो आप। ठीक है, यूनिट थर्ड है आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। इंश्योरेंस प्लानिंग के बारे में जानेंगे, इसमें लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ये सब चीजें देखेंगे। एंड लास्ट यूनिट है हमारा पर्सनल टैक्स, इसमें हम लोग बेसिक ट्रैक जो भी टैक्स स्ट्रक्चर है इंडिया का उसको समझेंगे। फिर कैसे हम लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं वो समझेंगे। फिर एग्जाम्पशन एंड डिडक्शंस जो भी होते हैं उनको जानेंगे। और ई फीलिंग जो होता है, इनकम टैक्स फाइल करना कैसे होता है, वो सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग से। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड असेसिंग योर फाइनेंसेस टू अचीव योर लाइफ गोल्स एंड एसेट्स। फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस होता है जिससे कि आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हो, उसे एसेस करते हो, असेसमेंट करते हो उसका, एंड उसके हिसाब से अपने लाइफ गोल्स को अचीव करते हो और अपने एसेट्स को देखते हो। ठीक है, द गोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू इंश्योर एनफ मनी इज अवेलेबल एट द राइट टाइम टू मीट लाइफ गोल्स। कहने का मतलब है कि आपके फाइनेंशियल प्लानिंग इसीलिए करते हो कि आपके राइट टाइम पे आपके पास पैसे हों, जिससे कि आप जो भी आपका गोल है वो अचीव कर पाओ, जो भी चीजें आपकी नीड्स हो उसको आप फुलफिल कर पाओ। ठीक है, फाइनेंशियल गोल्स में इंक्लूड परचेजिंग ए कार, ए फ्लैट, फंडिंग एजुकेशन, प्रोटेक्टिंग फैमिली थ्रू इंश्योरेंस, प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, मैनेजिंग डेप्ट, सेविंग टैक्सेस एंड पासिंग ऑन वेल्थ टू द नेक्स्ट जनरेशन। फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि जो आपके हो गए उसमें आपको या तो कार खरीदना हो, घर खरीदना हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो ये सब गोल्स होते हैं फाइनेंशियल गोल्स। ठीक है, तो इसको आप मीट करना है, अगर आप इसको इस गोल्स को आपको इस फाइनेंशियल गोल्स को आपको अचीव करना है तो आपको क्या करना होगा? फाइनेंशियल प्लानिंग करना होगा। और वही फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग आज देखेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड एस्टिमेटिंग फ्यूचर नीड्स टू क्रिएट ए प्लान दैट विल हेल्प क्लाइंट्स अचीव देयर फाइनेंशियल गोल। तो इस प्रोसेस में इवैल्यूएशन होता है कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट करो, कैसे आप चीजों को एस्टिमेट करके फ्यूचर के लिए एक प्लान बना करके अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो इंक्लूड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या इंक्लूड होता है और भी चीजें उसको देख लेते हैं। यूजिंग ए मंथली स्पेंडिंग प्लान और बजट टू कीप फाइनेंसेस ऑन ट्रैक, आप मंथली एक बजट बना सकते हो जिससे कि आप अपने फाइनेंसेस को ट्रैक कर सको। मेकिंग डिसीजंस अबाउट द जॉब एंड इट्स बेनिफिट्स, गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ अदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट बेनिफिट्स, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग मनी, कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस एंड स्टेइंग आउट ऑफ डेप्ट, प्लानिंग फॉर स्टेट ट्रांसफर। ये ऑल दिस थिंग्स जो है आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आती हैं। जैसे कि प्लानिंग फॉर स्टेट ट्रांसफर, अपनी प्रॉपर्टी को अपने फर्दर जनरेशन के लिए देने के लिए प्लान करना। फिर जो भी एक्सपेंसेस है उनको कंट्रोल करना, कर्ज से बच के रहना, मनी को सेव करना, इन्वेस्ट करना, ये सब चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर आती हैं। बस ये पॉइंट्स हैं, इनको बस आपको एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, अब आता है नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है आखिर, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। फाइनेंशियल प्लानिंग इज नेसेसरी टू मीट वंस फाइनेंशियल गोल्स विच हेल्प अचीव वंस लाइफ गोल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से सुनिएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए जरूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करो, जिससे कि अपने लाइफ के गोल को अचीव करो। आज के टाइम पे सबको पता है कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। ठीक है, और पैसा आपके पास होगा तभी आप अपने लाइफ के और भी गोल्स को अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो वो पैसे वाले जो गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना होगा, तभी तो आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे। जैसे ही आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, सिक्योर हो जाओगे, फिर अपने लाइफ के अदर गोल्स को भी आप आसानी से अचीव कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग वंस करंट सिचुएशन इंक्लूडिंग इनकम लेवल, वेल्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एस्पिरेशंस, रिस्क प्रोफाइल, एबिलिटी टू सेव एंड लाइफस्टाइल। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या चीजें होती हैं?
आपका करंट सिचुएशन क्या है उसको आप एनालाइज करते हो, जैसे कि इनकम क्या है आपका, कितना वेल्थ पहले से आपके पास है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके पास, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, किस चीज़ में आप इन्वेस्ट किए हो या फिर नहीं, क्या आपका एबिलिटी है मनी को सेव करने का, और कैसा लाइफ स्टाइल आप जी रहे हो, इन सब चीज़ों को एनालाइज करके आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो। ठीक है। Changes in Indian financial markets have made financial planning more important due to increased volatility and integration with global market। आज के टाइम पे सबको पता है कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो काफ़ी वर्सेटाइल और वोलेटाइल हो चुका है, तो उसके हिसाब से आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके आप अच्छे जगह इन्वेस्ट कर सकते हो और विदाउट एनी ज़्यादा रिस्क ना लेकर के। ठीक है, ये सब चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैव इंक्रीज्ड एंड नाउ इंक्लूड बैंक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज, डेरिवेटिव्स, गोल्ड, रियल एस्टेट एंड इक्विटीज ऑफ फॉरेन कंपनीज विद द यूनिवर्स ऑफ ऑप्शंस लाइकली टू एक्सपेंड फर्दर। तो अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई आपके टाइम पे। तो म्यूचुअल फंड हो गया, बॉन्ड हो गया, स्टॉक्स और रियल एस्टेट, हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पैसे को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, तो उन स्टेप्स को देख लेते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स, इवैल्यूएटिंग एन इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल स्टेटस एंड डेवलपिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव दोज गोल्स। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? प्रोसेस है जिसमें आप फाइनेंशियल गोल को सेट करते हो। वो गोल कुछ भी हो सकता है, आपको कार खरीदना हो, घर खरीदना हो, एजुकेशन के लिए सेव करना हो, कुछ भी हो सकता है। तो उस गोल को आप सेट करोगे, फिर उसके बाद अपने फाइनेंशियल स्टेटस को आप इवेलुएट करोगे कि क्या आपकी स्थिति अभी है फाइनेंशियल, कहाँ से इनकम आ रहा है, क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है आपका, उसको एनालाइज करोगे। फिर आप एक प्लान बनाओगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाओगे जिससे कि आप अपने जो भी फाइनेंशियल गोल्स है उसको अचीव कर पाओ। ठीक है, तो उस प्लान बनाने में बहुत स्टेप्स लगती हैं। वो स्टेप्स क्या क्या हैं? पहला स्टेप है एसेसिंग द करंट फाइनेंशियल स्टेटस। सबसे पहले तो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटस जो आपका अभी का सिचुएशन है उसको असेसमेंट करना है। मतलब दिस स्टेप्स इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग एन इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल सिचुएशन इंक्लूडिंग इनकम, एक्सपेंसेस, डेब्ट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जिसमें आप इसमें इस स्टेप में क्या करोगे? इस स्टेप में आप इवैल्यूएट करोगे कि आपकी सिचुएशन क्या है, अभी कितना इनकम है आपका, क्या आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, क्या आपके पास कुछ कर्ज है या नहीं, क्या आपके पास एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, इन सब चीज़ों को एनालाइज करोगे। दूसरा स्टेप है सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स। तो वंस एन इंडिविजुअल हैज असेस्ड देयर करंट फाइनेंशियल स्टेटस, तो पहले अपने पहला वाला स्टेप अगर कंप्लीट कर लिया है तो दूसरा स्टेप में आपको क्या होता है कि आपको सेट करना होता है आपके फाइनेंशियल गोल्स को। मतलब क्या आपका गोल क्या है, आपको गाड़ी खरीदना है या फिर एजुकेशन के लिए सेव करना है, क्या आपका गोल है, जो भी गोल है उसको आपको सेट करना होगा। और गोल जो होना चाहिए रियलिस्टिक होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं भी ऐसा गोल सेट करूं जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल टाइप से हो, और हमारे पास इनकम, मेरे पास 5 लाख रुपए सालाना है और मैंने सोच लिया कि मैं अगले साल ही करोड़पति बन जाऊंगा। तो ऐसे गोल्स जो है वो अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं। तो गोल्स भी आपको वैसे ही सोचने हैं जो अचीवेबल हो और रियलिस्टिक हो आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, थर्ड स्टेप आता है डेवलपिंग ए फाइनेंशियल प्लान। तो जब अपने फाइनेंशियल गोल्स भी सेट कर लिया, उसके बाद आपको फाइनेंशियल प्लान बनाना है जो कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होगा एंड उसमें आपको हर एक चीज़ें मेंशन करनी है कि कैसे आप उस गोल को अचीव करोगे। ठीक है, तो वो प्लान बना लोगे आप। प्लान बना लोगे तो फोर्थ स्टेप आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स टेकिंग द नेसेसरी एक्शंस टू पुट द फाइनेंशियल प्लान इनटू एक्शन। तो यहाँ पे जब आप इम्प्लीमेंट करोगे प्लान को तो उसमें आप क्या एक्शन लोगे, ये सब चीज़ें आती हैं, जैसे कि कहाँ इन्वेस्ट करोगे, क्या कैसे करोगे, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, और फिफ्थ है कि मॉनिटरिंग एंड रिवाइजिंग द प्लान। और फिफ्थ स्टेप ये है कि फाइनेंशियल प्लान शुड बी रिव्यूड पीरियडिकली टू इंश्योर दैट दे आर स्टिल अलाइन विद एन इंडिविजुअल्स करंट फाइनेंशियल सिचुएशन एंड गोल्स। मतलब कि कोई भी चीज़ें हैं, अगर आप एक बार प्लान बनाओगे तो वही आपके लिए ऑल टाइम तो रहेगा नहीं, तो उसको मॉनिटर करना और रिवाइज करना जरूरी होता है अकॉर्डिंग टू द आपका फाइनेंशियल सिचुएशन करंट क्या है, उसके हिसाब से आप उसको मॉनिटर और रिवाइज कर सकते हो बार बार एंड उसको फिर अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये कहानी खत्म हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है टॉपिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या होता है? Financial products refers to various type of investment vehicles, insurance policies and banking services offered by financial institutions to help individuals and business to manage their finances. क्लियर है? मतलब बहुत टाइप के इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स जैसे कि पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज, बैंक के जितने सर्विस हैं, ये सब जो है ऑफर किए जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जिससे कि जो भी एक इंडिविजुअल हो या फिर कोई बिजनेस हो वो अपने फाइनेंस को मैनेज कर सके, अचीव देयर फाइनेंशियल गोल, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सके एंड प्रोटेक्ट देयर एसेट्स, और अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सके। हियर आर सम एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के एग्जांपल्स हैं, उसको समझते हैं। पहला है सेविंग्स एंड डिपॉजिट अकाउंट। तो दीज आर बैंकिंग प्रोडक्ट्स दैट अलाउ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस टू डिपॉजिट मनी, अर्न इंटरेस्ट एंड विथड्रॉ फंड्स एज नीडेड। सिंपल सी बात है, सबको पता होगा। सेविंग्स अकाउंट होता है और डिपॉजिट अकाउंट होता है, जिसमें कि ये एक बैंक का प्रोडक्ट है जिसमें आप इंडिविजुअल या फिर कोई बिजनेस जो है अपने पैसे को डिपॉजिट करता है, उसमें अर्न करता है इंटरेस्ट एंड फिर अपना जब भी पैसा होता है वो निकाल सकता है अपने नीड के अकॉर्डिंग। दूसरा है क्रेडिट कार्ड्स एंड लोन्स। दीज आर फाइनेंशियल प्रोडक्ट दैट अलाउ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस टू बोरो मनी एंड मेक पेमेंट्स ओवर टाइम विथ इंटरेस्ट चार्ज ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो क्रेडिट कार्ड मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, कुछ लोग तो यूज भी करते होंगे। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, जैसे कि आप इससे अपने
पेमेंट्स कर सकते हो, बोरो कर सकते हो मनी को, एंड उस पर आपको एक इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, एंड उसके हिसाब से वो चीज़ें होती हैं, ठीक है, सबको पता होगा। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स आर द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स दैट पूल मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक, बॉन्ड एंड अदर एसेट्स मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर। तो म्यूचुअल फंड में होता है बेसिकली, ये भी पता ही होगा मैक्सिमम लोगों को, बट यहाँ पे उतना हमें डीप में नहीं जाना है म्यूचुअल फंड, बट ये समझना है कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे कि बहुत डाइवर्स ग्रुप ऑफ आई मीन मल्टीपल आप इन्वेस्टर से पैसे लेते हो और उसको आप डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स स्टॉक्स और अलग अलग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लान्स में लगाते हो, जैसे कि स्टॉक में, इक्विटी में, बॉन्ड्स में, इन सब चीज़ों में लगाते हो। अलग अलग इन्वेस्टर से पैसा लेके अलग अलग जगहों पे लगाना, एक डाइवर्स पोर्टफोलियो बनाना, एंड फिर वहाँ उसे मैनेज करना फंड मैनेजर से, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, इनकम के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रिस्क कम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आता है स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। दीज आर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स दैट अलाउ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस टू बाय ओनरशिप इन ए कंपनी स्टॉक्स और लेंड मनी टू कंपनी बॉन्ड्स इन एक्सचेंज ऑफ पोटेंशियल रिटर्न। तो स्टॉक्स भी मैक्सिमम लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो बता दो। जैसे किसी कंपनी में उसमें आप अपना पैसे लगा के उसका स्टॉक खरीद लेते हो, मतलब उस कंपनी के में आप अपनी हिस्सेदारी खरीद रहे हो, कुछ परसेंटेज ले रहे हो, आइदर वेरी स्मॉल परसेंटेज और अ बिग परसेंटेज, तो वहाँ से आप उसमें ले सकते हो अपनी हिस्सेदारी, एंड फिर जैसे वो कंपनी ग्रो करती है तो आपके पैसे भी ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है। अब इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या होती है? दीज आर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोटेंशियल लॉसेस ड्यू टू अनफोर्सिन इवेंट्स सच एज लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस वाली प्रॉपर्टी ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिससे कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो अगर आप कभी बीमार पड़ोगे तो फिर वहाँ पे आपकी फाइनेंशियल लॉस नहीं होगी, आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा, तो उससे आपका कवर हो जाएगा जो भी फाइनेंशियल आपका जो हेल्थ जो भी इशूज है वो उसके इलाज में या फिर जो भी चीज़ें में उसमें पैसे जो है इंश्योरेंस वाले देते हैं, ठीक है। आगे इसको हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे है रिटायरमेंट अकाउंट। दिस आर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स दैट हेल्प इंडिविजुअल्स टू सेव रिटायरमेंट सच एज 401k प्लान्स, IRAs एंड पेंशन प्लान्स, ठीक है। ये कुछ रिटायरमेंट अकाउंट भी होते हैं जिससे कि आप इन्वेस्ट करके वहां से भी इनकम को सेव कर सकते हो, ठीक है, पैसे। There are many other types of financial products available and each product has its own features, benefits and risks. It's important to carefully evaluate each product to determine if it aligns with your financial goals and risk tolerance. तो बेहद इंपॉर्टेंट ये डिस्क्लेमर है यहाँ पे। और भी बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में आपको, तो हर एक प्रोडक्ट का अपना बेनिफिट होता है, अपना रिस्क होता है, तो आपको केयरफुली चीज़ों को समझना है, एवेल्युएट करना है और डिटरमाइन करना है, एंड आपके गोल के साथ जो अलाइन हो रहा है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और रिस्क टॉलरेंस भी समझना है कि भाई किसमें कितना रिस्क है, नहीं है, ये सब चीज़ें भी देखनी है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू सेविंग्स। सेविंग्स क्या है सबको पता है मैक्सिमम लोगों को। सेविंग्स इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग असाइड मनी फॉर फ्यूचर यूज। आप कुछ पैसे जो है साइड करके सेव करते हो जिससे कि फ्यूचर में आप उसका इस्तेमाल कर सको, ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एज इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू अचीव देयर फाइनेंशियल गोल्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का, इससे आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करोगे, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब तक आप पैसे सेव नहीं करोगे फिर आप फाइनेंशियली आई मीन अपने गोल्स को कैसे अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो सेविंग्स मनी हैज मेनी बेनिफिट्स, सम ऑफ विच आर, तो कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं हम सेविंग करने के। पहला है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हैविंग सेविंग्स प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड हेल्प इंडिविजुअल्स टू कोप अप विद अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस सच एज मेडिकल इमरजेंसीज, कार रिपेयर, जॉब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अगर आपके पास पैसे सेव्ड हैं, पैसे आपने सेव कर रखे हैं, तो आप एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ रहोगे। आपको ऐसे अनफोर्सिन और अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके पास पैसे रहेंगे तो आप उसका यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है। दूसरा है बेनिफिट की अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स। Saving money can help individuals to achieve their financial goals such as buying a house, saving for retirement और starting a business। अगर आपके पास पैसे सेव्ड हैं, पैसे बचा रखे हैं आपने, तो आप अपने कुछ भी गोल्स जो है उसको अचीव कर सकते हो। फाइनेंशियल गोल जो भी आपका हो, कार खरीदना, घर खरीदना, बिजनेस करना, जो भी चीज़ें हैं तो ये सब पैसे से ही होती है ना। तो ये अगर आपने सेव करके रखे हैं मनी को तो आप इसमें आप हेल्प मिलेगा, ठीक है। थर्ड बेनिफिट है अर्निंग इंटरेस्ट। सेविंग्स दैट आर डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट अर्न इंटरेस्ट विच कैन हेल्प इंडिविजुअल्स टू ग्रो देयर वेल्थ ओवर टाइम। अगर आप अपने मनी को बैंक में रख के हो, सेव कर रहे हो, तो वहां पे आपको इंटरेस्ट मिलता है जिससे आपकी वेल्थ ग्रो करती है टाइम के साथ। फोर्थ है अवॉइडिंग डेप्ट। हैविंग सेविंग्स कैन हेल्प इंडिविजुअल्स टू अवॉइड टेकिंग ऑन डेप्ट टू कवर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। जैसे कि आपको कभी कभी पैसों की जरूरत होती है, चीज़ें अनएक्सपेक्टेड भी हो जाती हैं, या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो अगर आपके पास पैसे सेव्ड हैं तो आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, लोन नहीं लेना पड़ेगा, और आप उस पैसे से जो भी आपका अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है उसको आप कंट्रोल कर पाओगे, कवर कर पाओगे, ठीक है। एंड फिफ्थ है पीस ऑफ माइंड। तो फिफ्थ बेनिफिट है पीस ऑफ माइंड, जिसका मतलब है नोइंग दैट वन हैज सेविंग्स कैन प्रोवाइड पीस ऑफ माइंड एंड रिड्यूस फाइनेंशियल स्ट्रेस। अगर आपके पास पैसे सेव्ड हैं तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा, आपको ये चीज़ें सोचनी नहीं पड़ेगी कि अगले महीने मुझे रेंट देना है या फिर कैसे है, या फिर कोई भी चीज़ें को अनएक्सपेक्टेड या फिर अनफोर्सीन चीज़ों के लिए भी आप बिल्कुल ये रहोगे कि यस यू हैव सेव्ड मनी। तो आप किसी भी सिचुएशन से आप अपने आपको कोप अप करने के लिए तैयार रहोगे, ठीक है, और आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
Time value of money. Money has time value because a rupee today is worth more than a rupee in the future due to factors such as opportunity of cost, sacrificing present needs for future goals, inflation, and the need of compensation फॉर रिस्क एंड रिटर्न्स। कहने का मतलब जो पैसे है उसके वैल्यू जो है वो टाइम के साथ साथ ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया या फिर अदर चीज़ें भी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन एन इन्फ्लेटरी पीरियड द परचेसिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेज ओवर टाइम, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन व्हेन सेविंग एंड इन्वेस्टिंग फॉर फ्यूचर। समय के साथ साथ जो पैसे की पावर है वो घटती है बढ़ती है, ये चीज़ें हैं। अगर आप पैसे को अपने घर में रखोगे तो पैसे की वैल्यू घट रही है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर वो पैसा अपने घर में रखे रह गए तो उस पैसे की वैल्यू तो नहीं बढ़ी, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो अगर आप उसको किसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि आप अपने बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जिससे कि वो इन्फ्लेशन को कप अप करके वो मनी आपका उसके वैल्यू घट नहीं रही है, मतलब उसकी वैल्यू जो है घटेगी नहीं, ठीक है। तो ए पर्सन हु सेव्स मनी विल अल्टीमेटली यूज इट फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, सो दे शुड बी कंपेंसेटेड फॉर द सैक्रिफाइस फॉर देयर प्रेजेंट नीड्स थ्रू इंटरेस्ट ऑफ रिटर्न्स। तो मैंने वही समझाया ना कि अगर आप अपने पैसे को घर में रख रहे हो, अपने बॉक्स में रख रहे हो, अपने वॉलेट में रख रहे हो, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल, तो वो पैसे जो हैं अगर 2 साल के बाद उस पैसे को वो पैसे उतने ही रहेंगे। अगर आप 500 रुपीज़ का नोट अपने वॉलेट में रख के अपने घर में रख दे रहे हो, तो अगले 2 साल के बाद भी 500 ही रहेगा, वो 500 से 600 नहीं हो जाएगा। और मार्केट में जो है हर एक साल जो है इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, महंगाई दर जो है बढ़ती है। तो जो सामान 500 में मिल रहा था, जिस ईयर आपने उस पैसे को घर में रखा, उस ईयर जो सामान 500 में मिल रहा था, हो सके वो 2 सालों के बाद उसकी जो कोई सामान है 510 रुपये में मिले या फिर 520 रुपये में मिले, लेकिन आपने जो घर में पैसे रखे थे वो 500 का नोट 520 रुपये नहीं बन जाता, ठीक है। तो आपके पैसे की वैल्यू घट गई, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो ऐसे में टाइम के साथ साथ वैल्यू जो वैल्यू है मनी का वो घट गया। तो इसलिए आप उसको अगर आप सेव करते मनी, अगर बैंक में डालते या फिर कहीं इन्वेस्ट करते, तो आपकी वैल्यू जो है मनी की जो वैल्यू है वो घटती नहीं, वो टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ते जाती है, ठीक है, क्योंकि वो यूज में आ रही है, ठीक है। तो यही समझने की कोशिश कीजिए कि टाइम और मनी का जो कैसा रिलेशन है वो आप समझ गए होंगे। When lending money to others, there is a risk of default, so compensation in the form of interest return is needed to offer the risk, ठीक है। तो यही कहानी है कि इसलिए इंटरेस्ट दिया जाता है बैंक में डालने पे कि आपका जो कंपेंसेशन हो सके, ठीक है। In this topic, various numericals with the calculations are given to enable one to become competent in solving problems of financial mathematics। तो यहाँ पे चीज़ें जो है कहने का मतलब ये है कि कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स हैं आपके सिलेबस में, इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जिससे कि अगर आने वाला होगा तो आपको ऐसा ना हो कि आप न्यूमेरिकल्स ना कर पाओ, ठीक है। तो कुछ टर्म्स है उसको समझ लेते हैं न्यूमेरिकल करने से पहले। और यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है, इन ऑर्डर टू डू फाइनेंशियल मैथमेटिक्स वन नीड्स टू बाई ए फाइनेंशियल कैलकुलेटर। फाइनेंशियल कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास, या फिर आप इसको एक्सेल सीट पे कर सकते हो, या फिर आप ऐसे मैथमेटिकली भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। द वेरियस टर्म्स यूज्ड इन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स आर पीवी, पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू होता है, एफवी मतलब फ्यूचर वैल्यू होता है, पीएमटी मतलब पेमेंट होता है, एन्युटी होता है, कैश फ्लो इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो होता है, ठीक है। आई मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट और रिक्वायर्ड रेट। एन और एन बाई एन पर जो है नंबर ऑफ पीरियड्स होता है, ठीक है, एन या फिर एन पी आर, ठीक है, जो भी ये नंबर ऑफ पीरियड्स होता है समझ जाओ आप इसको। बीजीएन मतलब बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ई एन डी मतलब एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। एंड टाइप 1 फॉर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड 0 फॉर एंडिंग ऑफ द पीरियड। ये एक्सेल के लिए, ये जो स्टेटमेंट है ये एक्सेल के लिए। अगर आप एक्सेल में कर रहे हो तो टाइप 1 का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड 0 का मतलब एंड ऑफ द पीरियड होता है, ठीक है। तो ये सब तो क्लियर है, ये सब टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। समझने वाली बात ही क्या है, सिर्फ टर्म्स को समझना है। आई मीन पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, एफवी मतलब फ्यूचर वैल्यू, पीएमटी पेमेंट, आई इंटरेस्ट, एन नंबर ऑफ पीरियड्स, ये सब क्लियर होगा। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन पे, न्यूमेरिकल पार्ट पे। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू फॉर ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट। सिंगल इन्वेस्टमेंट के लिए कैलकुलेशन करना हो फ्यूचर वैल्यू का, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू जो है एफ बी इज इक्वल टू पीवी इंटू 1 प्लस आर एंड इसके पावर एन होते हैं, ठीक है। वेयर आर इज द इंटरेस्ट रेट, एन इज द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड। आर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, एन जो है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड है। तो पी एफ बी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू निकालना है वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए, सिंगल इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है एफ बी इज इक्वल टू पी बी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि इफ यू इन्वेस्ट 1000 rupees today for 5 years at an annual interest rate of 8%, the future value of your investment can be calculated as follows। आपने 10,000 रुपये आज जमा कर दिए 5 साल के लिए, ठीक है, और एनुअल इंटरेस्ट रेट उस पर 8% मिलेगा।
तो फ्यूचर वैल्यू अगर निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एफ वी इज इक्वल टू लिखेंगे हम, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, पी वी इंटू 1 प्लस आर का पावर एन, ठीक है। तो पी वी क्या है, 10,000 रुपया, ठीक है, क्योंकि पीवी का फुल फॉर्म आपने पढ़ा ही था, प्रेजेंट वैल्यू था, तो प्रेजेंट वैल्यू आपने कितना जमा किया, 10,000 रुपया जमा किया, तो 10,000 इंटू 1 इसलिए बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला में है 1, ठीक है। फिर है प्लस आर, आर क्या है, जो इंटरेस्ट रेट है तो 8% है, तो उसको आप ऐसे कन्वर्ट करोगे, परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज में है तो इसे कन्वर्ट करना होगा 100 से डिवाइड करके, तो 0.08 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एन जो है 5 ईयर्स है, तो जो उसका पावर 5 हमने लगा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो क्वेश्चन आएगा 4690, बेसिक फॉर्मूला है, बहुत इजी मैथ है, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगर इसको फाइनेंशियल कैलकुलेटर की हेल्प से करना है तो आपको करना होगा, आपको CPMD जा करके फिर वहाँ पे जो भी है EXE की यूज़ करना है, फिर वहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू टाइप करना है 10,000, फिर जो भी चीज़ें वो टाइप करनी है, ऐसे कैलकुलेट करना है। जो कैलकुलेटर होगा उसके लिए मैंने डाल रखा है, वो कैलकुलेटर तो पता नहीं आपने खरीदा होगा या फिर नहीं, जस्ट आपके प्रिस्क्राइब बुक में दिया हुआ था, तो वहाँ से मैंने हेल्प लिया था इस नोट्स को बनाने में, तो मैंने इस एग्जाम्पल को डाल दिया, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, अगर फाइनेंशियल कैलकुलेटर आपको यूज़ करना है तो उसके जो प्रोसेस हैं वो देख लो यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए पर्सन बोरोड 1 लाख एट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब 4 होगा वहाँ पे, ठीक है। सेमी के लिए 2 होता है n, क्वार्टरली के लिए n 4 हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट अमाउंट डज ही हैव टू पे आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स के बाद कितना, अगर आपने एक 1 लाख रुपए बोरो किए किसी से 8% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे, जो कि कंपाउंड हो रहा है क्वार्टरली, तो कितना अमाउंट आपको पे करना होगा 5 साल के बाद। तो आपको सिंपल सी बात है, इसमें प्रेजेंट वैल्यू जो है आपका 1 लाख है, प्रेजेंट वैल्यू माइनस में लिखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो आई है, इंटरेस्ट रेट, जो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 है, ठीक है। और उसके बाद एन जो है वो यहाँ पे एन कितना हो गया, 20 हो गया, बिकॉज 5 ईयर्स है और कंपाउंड हो रहा है क्वार्टरली, तो क्वार्टर का 4 होता है और 5 ईयर्स, तो मतलब 20 हो गया एन, ठीक है। एंड फिर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे तो एज इट इज जो आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड नाउ फॉर इट टू बिकम ₹85,000 इन 5 years when the rate of return is 9% per annum and compounding is done once a year, ठीक है। तो once a year मतलब कंपाउंडिंग once a year हो रहा है और हमें 5 ईयर के लिए डालना है, मतलब 5 ही होगा यहाँ पे, तो n 5 ही हो जाएगा, ठीक है। और जो फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 85,000, ठीक है, तो 85,000 लिख दिया हमने। एंड आर की वैल्यू जो है वो क्या है, 9% है, तो उसको डिवाइड करोगे तो 1.09 हो जाएगा, 100 से डिवाइड करोगे तो, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे करके आप इस फॉर्मूला पे लगाओगे, पी वी इज इक्वल टू एफ बी बाई, यहाँ पे एफ बी का फॉर्मूला था, तो वो भी आपने देख रखा होगा। यहाँ पे क्या फॉर्मूला था उसका, ये देखो, इनटू था। एफ बी अगर फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो पी वी इनटू था, और अगर हमें फ्यूचर वैल्यू दिया रखा है और प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे बाई डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा बेसिक मैथ्स है, उसको लगा करके आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सारे सोल्यूशंस दे दिए हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक और क्वेश्चन है, रिचा इन्वेस्ट 55,000 इन ए बैंक फिक्स डिपॉजिट विच पेज सेमी एनुअल इंटरेस्ट, रिचा हैज गिवन द ऑप्शन ऑफ री इन्वेस्टमेंट आफ्टर 5 years, द अमाउंट बिकम्स इतना, ठीक है। तो कैलकुलेट द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो एनुअल रेट निकालना है, तो प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, फाइनल जो फ्यूचर वैल्यू वो भी दिया हुआ है। एन जो है वो 10 हो गया, एन 10 इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे 5 years है और सेमी एनुअल इंटरेस्ट, मतलब सेमी एनुअल मतलब 2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सेमी मतलब एनुअल मतलब 2 होता है और 5 years है, तो 5 to 10 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एन जो है 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे समझाया भी हुआ है, दिस आई विल बी सेमी एनुअल रेट, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2 टू अराइव एट एनुअलाइज्ड रेट, ठीक है। 2 से इससे मल्टीप्लाई हुआ बिकॉज एनुअल करने में सेमी एनुअल था, तो उसे एनुअल करने में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और फिर उसे हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल हमारा एन जो हो गया रिक्वायर्ड ईयर हो गया 10। अब हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब इस जो है न्यूमेरिकल वाला टॉपिक वो खत्म हो गया। आप देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने ट्राई किया कि समझ में आ जाए आप लोगों को, बेसिक्स है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस फॉर्मूला बेस्ड है। तो आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। मैनेजिंग स्पेंडिंग एंड प्रैक्टिसिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन आर एसेंशियल फॉर अचीविंग फाइनेंशियल गोल। देखिए, जो स्पेंडिंग्स जो भी खर्च है उसको मैनेज करना और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करना चाहते हो। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू कंट्रोल योर स्पेंडिंग हैबिट्स एंड मेक रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल डिसीजन।
फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या है? एक एबिलिटी है जिससे कि आप अपने स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल करोगे एंड एक रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल डिसीजन लोगे जिससे कि आप फालतू एक्स्ट्रा स्पेंड ना करो, ठीक है। द फॉलोइंग आर सम टिप्स फॉर मैनेजिंग स्पेंडिंग एंड प्रैक्टिसिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो ये 4 टिप्स जो है इनको आपको देखना है। पहला है क्रिएट ए बजट। क्रिएटिंग ए बजट एंड स्टिकिंग टू इट इट्स द फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। सबसे पहले आपको एक बजट क्रिएट करना है और उस बजट से ही आपको स्टिक करके रहना है जिससे कि आप ज़्यादा स्पेंड ना कर पाओ, आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड बना रहेगा। ए बजट हेल्प इंडिविजुअल्स टू ट्रैक देयर स्पेंडिंग एंड इंश्योर दैट दे आर लिविंग विद देयर मीन्स। बजट से आप अपने स्पेंडिंग्स और को ट्रैक कर पाओगे एंड आप आसानी से समझ पाओगे कि आप जो भी खर्च कर रहे हो वो सही है, आप अपने अकॉर्डिंग जी रहे हो, ठीक है। अपना लाइफ स्टाइल जो है आपका वो भी क्लियर रहेगा और मेंटेन रहेगा, ठीक है। Avoid impulse buying. Impulse buying can lead to overspending and can derail an individual's financial goals. To avoid impulse buying, individuals should make a list of necessary items and stick to it. ये लाइन बिल्कुल क्लियर होगा आपको, मतलब फालतू के खर्चे नहीं करने हैं, फालतू मतलब अननेसेसरी आइटम्स आपको नहीं खरीदने हैं। इसके लिए आपको एक बनाना पड़ेगा, आपको एक मतलब क्या बोलते हैं, एक नेसेसरी आइटम का लिस्ट बनाना पड़ेगा जो आप खरीदें और उसको फॉलो करें। एक्स्ट्रा चीज़ें, फालतू की चीज़ें ना खरीदें, अदरवाइज आपका उसमें फाइनेंसेस डिरेल हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा स्पेंडिंग हो जाएगी उसमें, ठीक है। तीसरा है यूज कैश। यूजिंग कैश इंस्टेड ऑफ क्रेडिट कार्ड्स कैन हेल्प इंडिविजुअल्स टू मैनेज देयर स्पेंडिंग एंड अवॉइड ओवर स्पेंडिंग। बहुत ही फैक्ट बात यहाँ पे लिखी गई है एंड आपको आई थिंक कि आप रिलेट कर पा रहे हो कि आप स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ एंड हमें पता है कि हमारे पास कैश नहीं होता ज़्यादा, हम यूपीआई यूज़ करते हैं ज़्यादातर, बहुत ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम यूपीआई हम लोग यूज़ करते हैं एंड यूपीआई में हमें लगता है कि गूगल हमारा है, फ़ोनपे हमारा है, पेटीएम हमारा है, ठीक है। एंड हम बिल्कुल मतलब हमारे पास माइंड में उतना कॉन्शियसनेस नहीं होता, हम स्पेंड करते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये फीलिंग्स जो होती हैं ये क्योंकि आपके पास कैश होता नहीं, आपको सिर्फ फ़ोन से पे करना है, पिन डालो पे कर दो, पिन डालो पे कर दो, आप ऐसे ही पे करते चले जाते हो। आपका फाइनेंसेस भले हिस्ट्री में सारे रिकॉर्ड्स हैं बट आपके पास वो दिमाग में उस टाइम नहीं रहता नहीं कि आप कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हो, आपके पास पैसे हैं भी या नहीं। बट अगर आप एक कैश से खर्च करो, अपने वॉलेट में अगर आपके पास कैश है तो आपको पता चलेगा। आप कुछ भी खरीदने से पहले अपने वॉलेट को देखोगे कि उसमें कैश है या नहीं, तभी आप लोगे। लेकिन यूपीआई या फिर क्रेडिट कार्ड से क्या होता है, अरे भाई जो भी चीज़ मन में आ रही है ले लिए, या फिर इन्फ्लुएंस होकर किसी ने इन्फ्लुएंस कर लिया तो आप ले लेते हो, तो ये ओवर स्पेंडिंग हो जाता है, तो इससे हमें बचना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है अवॉइड डेप्ट। अवॉइडिंग डेप्ट इज क्रिटिकल फॉर फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इट इंडिविजुअल्स शुड एम टू पे ऑफ देयर डेप्ट एज सून एज पॉसिबल एंड अवॉइड टेकिंग न्यू डेप्ट। तो देखिए कर्ज लेना या लोन लेना ये सही नहीं है। आप जितना अगर आपने किसी लोन में लिया या फिर कोई भी डेप्ट आपके पास है तो आप उसको जल्द से जल्द पे ऑफ करें एंड अवॉइड करें इन चीज़ों को, अपने सेविंग्स को करके रखें कि कोई भी सिचुएशन पे आप उसको इस्तेमाल करें, ना कि आप डेप्ट में फंसे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट है सेव फर्स्ट। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग फर्स्ट एंड सेविंग व्हाट इज लेफ्ट, इंडिविजुअल शुड एम टू सेव फर्स्ट एंड देन स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट। तो आपको पहले खर्च करने के बजाय पहले आपको सेव करना है एंड जो बचता है उसमें आपको खर्च करना है। क्लियर है? पहले आपको जो भी इनकम आता है उसमें से जो भी अमाउंट आपने बना रखा है उसको सेव करना है, बचे हुए अमाउंट में से जो भी आपकी स्पेंडिंग है वो करनी है। बट लोग अक्सर क्या करते हैं कि पहले इनकम आने पर खर्च कर लेते हैं, बचता जो है वो सेव करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। 6th पॉइंट है रिव्यू योर फाइनेंसेस रेगुलरली। आपको हमेशा अपने फाइनेंसेस को रिव्यू करते रहना है। इट्स इंपॉर्टेंट टू ट्रैक योर एक्सपेंस, इनकम एंड नेट वर्थ रेगुलरली टू इंश्योर यू आर ऑन ट्रैक टू मीट योर फाइनेंशियल गोल्स। You can use a personal finance app or spreadsheet to track your finances, review your budget, spending and investment periodically and adjust them as needed. ये लाइन बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ में आ गई होगी कि आपको ट्रैक करना है अपने पर्सनल फाइनेंस को। आइदर आप कोई फाइनेंशियल ऐप यूज़ करो या फिर स्प्रेडशीट यूज़ कर लो, और कितना आप स्पेंड कर रहे हो, कितना आप अर्न कर रहे हो, क्या आपके एसेट्स हैं, क्या आपके जो भी चीज़ें हैं उसको आप रेगुलेट करो, कैलकुलेट करो रेगुलरली, ठीक है। रिव्यू करो, इन चीज़ों को रेगुलरली मॉनिटर करो। 7th पॉइंट है बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। एन इमरजेंसी फंड इज ए सेविंग अकाउंट दैट यू कैन यूज टू कवर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। जैसे कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि अनसर्टनली मेडिकल एक्सपेंसेस, कार रिपेयर, जॉब लॉस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके लिए आपको एक इमरजेंसी फंड जरूर क्रिएट करके रखना चाहिए जिससे कि आप वो इमरजेंसी जैसे सिचुएशंस में आप उसका इस्तेमाल कर पाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट यूनिट है बैंकिंग, बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट, ठीक है। तो बैंकिंग इन्वॉल्व्स डिपॉजिटिंग मनी इनटू अकाउंट। Banking मतलब depositing money into an account which can be used for making payments, earning interest and borrowing money. Bank also offer various financial products such as loan, credit card and insurance. Clear है? डिजिटल पेमेंट क्या होता है? डिजिटल पेमेंट refers to use of electronic means to transfer money from one account to another. This can be done through online banking, mobile wallets, payment gateways. Digital payment is a convenient, fast and secure and is increasingly
रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल कैश एंड चेक पेमेंट्स। तो ये भी चीज़ें बहुत आसान है, सबको समझ में आ गया होगा। डिजिटल चीज़ें बहुत बहुत कन्वीनियंट होती है, बहुत आसान होती है, बहुत सिक्योर होती है और बहुत तेजी से ये बढ़ रही है और कैश और चेक पेमेंट्स को पीछे छोड़ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन इंडिया आर डाइवर्स एंड cater to the needs of various individuals and businesses. Here are some of the most common banking products and services available in India. तो बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में हमें जानना है तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग अकाउंट इज ए बेसिक टाइप ऑफ बैंक अकाउंट दैट अलाउज इंडिविजुअल टू डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी। सेविंग्स अकाउंट में आप पैसे डालते हो, पैसे निकाल भी सकते हो, आप उसमें इंटरेस्ट अर्न करते हो एंड बैंकिंग बेसिक सर्विस जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स वगैरह चीजें आपको मिलती हैं उसमें। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट इज डिजाइन फॉर बिजनेस एंड अलाउज देम टू डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी, मेक एंड रिसीव पेमेंट्स एंड एक्सेस टू ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स क्या होती है? फिक्स्ड डिपॉजिट आर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स दैट ऑफर ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। दे आर पॉपुलर अमंग इंडिविजुअल्स लुकिंग फॉर ए लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। सबको ये मालूम है फिक्स्ड डिपॉजिट्स के बारे में। इसमें क्या होता है, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट से आपको करना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है और आपको इसमें उसके हिसाब से इंटरेस्ट मिल करके आपको पैसे मिलते हैं एक फिक्स्ड टाइम के बाद। इसमें लो रिस्क होता है इसलिए मैक्सिमम लोग इसको चाहते हैं, मतलब इसको ऑप्ट करते हैं। ठीक है, fourth है loan. Bank offer various type of loans such as home loans, personal loans, car loans, education loans. These loans provide individuals with the necessary funds to purchase a house, car, finance their education, etc. The interest rates and eligibility criteria for each type of loan may vary. तो बिल्कुल क्लियर है, लोन्स भी पता ही है सबको। क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं? क्रेडिट कार्ड्स आर पेमेंट कार्ड दैट अलाउ इंडिविजुअल्स टू मेक परचेज ऑन क्रेडिट. क्रेडिट कार्ड यूजर्स कैन रीपे देयर डेब्ट इन फुल और इन पार्ट विथ इंटरेस्ट चार्ज ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ये भी समझ में आ गया हो। क्रेडिट कार्ड तो सबको पता है, कितनी बार हमने डिस्कस भी कर लिया। क्रेडिट कार्ड से आप कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हो क्रेडिट पर और उसमें आप तो उसको आप दोबारा रिपे करोगे आइदर हाफ या फुल जैसे है और उसमें आपको इंटरेस्ट भी लगता है। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग। Most banks in India offer online banking services that allow customers to access their account, make transfer and pay bills from their computers or mobile devices. Wealth management. Management services are offered by banks to help individuals to manage their investment plan for retirement and minimize their tax liability. Insurance. Many banks in India offer various types of insurance including life insurance, health insurance, vehicle insurance, etc. etc. Investments. Banks offer a variety of investment products such as mutual funds, stocks, bonds and other securities to help customers grow their wealth. इन्वेस्टमेंट करके बहुत पैसा ग्रो कर सकते हैं आप, तो ये सब चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करता है बैंक। म्यूचुअल फंड्स. बैंक ऑल्सो ऑफर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट वेयर कस्टमर्स कैन इन्वेस्ट इन ए पूल ऑफ सिक्योरिटीज मैनेज बाय ए फंड मैनेजर। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हमने देख लिए। अब हमें आगे बढ़ना है डिजिटाइजेशन। अगर आपको खुद से ये चीज़ें, बिकॉज ये चीज़ें बहुत टफ नहीं है समझने में, खुद से भी समझ में आ सकते हैं अगर आप पढ़ोगे तो आप डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिए हुए वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बट अगर आप वीडियो को पूरा कंटिन्यू करना चाहते हो तो बेटर रहेगा, जिससे कि आपको, क्योंकि समटाइम्स होता है जैसे कि खुद पे पढ़ना उतना खुद पढ़ नहीं पाते हैं, तो अगर सामने वाला कोई समझा रहा है तो बेटर आपको और कन्वीनियंट होता है तो समझ पाओगे। तो एज योर कन्वीनियंस आइदर आप नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप वीडियो को कंटिन्यू भी कर सकते हो और बाकी समझ सकते हो। ठीक है, digitization जो है has transformed the way of financial transaction are conducted. Some of the popular digitized financial transactions in India include तो डेबिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स जिसको बोलते हैं, डेबिट कार्ड्स को एटीएम कार्ड बोलते हैं हम लोग, और क्रेडिट कार्ड हमने कई बार डिस्कस कर लिया, तो देखते हैं क्या है, फिर से डिस्कस करते हैं। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स आर वाइडली यूज्ड फॉर कैशलेस ट्रांजैक्शंस. डेबिट कार्ड्स allow the cash holder card holder to withdraw money from ATM and make payments online or in stores. Credit card, on the other hand, allow card holder to borrow money from the bank up to a predetermined credit limit and repay it with interest. Credit card also offer various reward program and cashback offer. तो एटीएम कार्ड जो होता है, डेबिट कार्ड, सबको पता है कि उसमें अपने जो भी पैसे होते हैं आपके बैंक में, तो आप एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड से आप उसको मतलब कैश ले सकते हो एटीएम मशीन में निकाल करके, या फिर उस एटीएम कार्ड से, फिर डेबिट कार्ड से आप कहीं पे भी मॉल या फिर कहीं पे शॉपिंग कर रहे हो तो वहां से भी आप अपने पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो कैशलेसली भी। ठीक है, वहीं पे जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से क्या होता है, आप अपने बैंक से मतलब पैसे लेते हो, बोरो करते हो, कुछ भी खरीदना है तो आप वो क्रेडिट कार्ड से आप जो पेमेंट करोगे तो वो क्रेडिट आप क्रेडिट पे ले रहे हो, मतलब बोरो करके ले रहे हो बैंक से, एंड फिर वो आपको पे करना पड़ता है विथ इंटरेस्ट, और उसमें कुछ ऑफर्स भी मिलते हैं। तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट है नेट बैंकिंग एंड यूपीआई. नेट बैंकिंग enables customers to perform banking transactions such as fund transfer, bill payment, check account balances through internet. Unified payment interface UPI is a real-time payment system that enables instant fund transfer between bank accounts through a mobile phone. सबको पता है बैंकिंग जो नेट बैंकिंग चीज़ें और यूपीआई बहुत ही पॉपुलर है, तो सबको पता ही होगा. तो बस सिंपल सी बात है कि वही है, रियल टाइम में पेमेंट ट्रांसफर होता है आपका बैंक अकाउंट से, आप मोबाइल पे ही सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, यूपीआई से और नेट बैंकिंग से. डिजिटल वॉलेट्स क्या होता है? डिजिटल वॉलेट्स आर मोबाइल एप्लीकेशंस दैट इनेबल यूजर टू स्टोर डिजिटल मनी एंड मेक कैशलेस ट्रांजेक्शंस. दे कैन बी यूज्ड टू पे फॉर बिल्स, रिचार्ज मोबाइल फोन्स, मेक ऑनलाइन परचेजेस. सम पॉपुलर डिजिटल वॉलेट्स इन इंडिया इंक्लूड पेटीएम, फोन पे, गूगल पे. सबको पता है, सबने यूज किया है. डिजिटल वॉलेट में पैसे आप अपने बैंक से डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर करके रख सकते हो और इस डिजिटल वॉलेट से आप मोबाइल रिचार्ज करो, कुछ भी खरीदना है कर दो, ऑनलाइन आप कर सकते हो. अब आता है नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट पॉन्जी स्कीम्स एंड ऑनलाइन फ्रॉड. तो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स एंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट पॉन्जी स्कीम्स एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स टू प्रोटेक्ट योर फाइनेंसेस. ये स्कीम्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फ्रॉड कर जाते हैं आपके साथ, तो उन सबसे सतर्क रहना बहुत जरूरी है. तो कुछ स्टेप्स हैं, कुछ मेजर्स हैं जो फॉलो करने चाहिए. तो वन बाय वन हम देखते हैं. उससे पहला है कि रिसर्च एंड वेरीफाई. बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्कीम और प्रोडक्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिसर्च एंड वेरीफाई इट्स ऑथेंटिसिटी. चेक फॉर लाइसेंसेज, रजिस्ट्रेशंस, ट्रैक रिकॉर्ड एंड रिव्यूज फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज. कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको रिसर्च और वेरिफिकेशन पूरा करना है, अदरवाइज आपके साथ स्कैम भी हो सकता है, ठीक है. दूसरा है अवॉइड हाई रिटर्न्स. बी कॉशियस ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स दैट ऑफर एक्सेप्शनली हाई रिटर्न्स. सच स्कीम्स कुड बी ट्रैप ऑफ पॉन्जी स्कीम्स. सबसे इंपॉर्टेंट बात, कहीं पे भी ज्यादा आपको दिखे कि बहुत ज्यादा हाई रिटर्न ऑफर किया जा रहा है, एक्सेप्शनली हाई रिटर्न, जैसे कि पास से डबल हो जाएंगे आप, ऐसे स्कीम से बिल्कुल दूर रहें, बिकॉज वो फ्रॉड और स्कैम होते हैं, ठीक है. लालच ज्यादा नहीं करना चाहिए. थर्ड पॉइंट है डोंट शेयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. अवॉइड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन लाइक बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासवर्ड्स और एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद एनीवन ओवर फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेज और ईमेल्स. कहीं पे भी आप अपने पर्सनल डिटेल्स, बैंक अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स, पिन वगैरह कहीं पे भी आपको शेयर नहीं करना है. कोई भी बैंक इन जानकारी को नहीं मांगता है, इसलिए बेवकूफ़ी ना करें, कभी भी इन सब चीज़ों को शेयर ना करें, ठीक है. Use secure platforms. Always use secure websites and apps for financial transaction. Look for HTTPS protocol and padlock icon on websites before making any financial transaction. सबसे पहला ये जो HTTPS जो है, ये एक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम है, सिक्योर्ड होता है. ये बहुत जगह HTTP सिर्फ लिखा रहेगा तो वो सिक्योर्ड नहीं होता है. HTTPS जो होता है ये सिक्योर्ड होता है, SSL सर्टिफिकेट से सर्टिफाइड होता है. तो ये वेबसाइट्स ज़्यादातर ये होती हैं, सिक्योर्ड होती हैं. एंड जो एक लॉक्ड आइकन भी आता है वहाँ पे, वो ये शो करता है वेबसाइट पे, जैसे ही HTTPS लिखा रहेगा और साइड में लॉक्ड आइकन होगा, तो वहाँ पे मतलब कि वो सेफ है, ठीक है. और वैसे भी आपको जो भी साइट्स हैं, आपको जो ऑथेंटिक साइट्स, आई मीन जो भी आप जिस भी बैंक का यूज़ कर रहे हो उसके ऑफिशियल साइट्स को ही फॉलो करें. जो भी चीज़ें हैं वो ऑफिशियली चीज़ें को फॉलो करें, अदर थर्ड पार्टी साइट्स पे जा करके फॉलो ना करें, ठीक है, क्योंकि हैक भी हो जाता है बहुत बार, ठीक है. फिफ्थ है कीप सॉफ्टवेयर अपडेट. कीप योर कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस अपडेटेड विद द लेटेस्ट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेब ब्राउजर टू प्रिवेंट ऑनलाइन फ्रॉड. हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें, जो भी चीज़ें हैं उसमें मोबाइल या फिर कंप्यूटर में, जिससे कि आप फ्रॉड से बच सकेंगे, ठीक है. Sixth, I use two-factor authentication. Enable two-factor authentication for your financial account. It adds an extra layer of security by requiring you to enter a unique code sent to your phone or email along with your password. हमेशा किसी भी अकाउंट, चाहे वो फाइनेंस हो या फिर सोशल मीडिया हो, यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ आपको पढ़ाई के साथ साथ. मैक्सिमम लोग मैंने अभी हाल के 6 महीने, सिर्फ 6 महीने की बात बता रहा हूँ आपको. मेरे बहुत सारे दोस्त जो भी फर्स्ट ईयर्स वाले, स्पेशली फर्स्ट ईयर्स वाले जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके अकाउंट्स बहुत हैक हुए हैं. 6 महीने के अंदर मैंने बहुत सारे लोग के अकाउंट देखे हैं हैक हो जाते हैं. इंस्टाग्राम अकाउंट की बात कर रहा हूँ. तो वो उनका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं होता है तभी हैक होता है. और हैक होने का तो मैसेज आते हैं NFT से, या फिर मैंने इतना इन्वेस्ट किया, इतना मुझे रिटर्न मिला, इस टाइप के मैसेज आने लगते हैं. इस टाइप के पोस्ट उनके अकाउंट से किए जाते हैं, पर्सनल DMs भी आ जाते हैं. तो फिर हमें पता चल जाता है कि वो अकाउंट उनका हैक हो गया, ठीक है. तो इनसे बचना है, आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना ही पड़ेगा. या फिर इंस्टा या फिर फेसबुक या फिर व्हाट्सएप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, ज़्यादातर इंस्टा ही हैक होता है, तो आपको वहाँ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जाके इनेबल करना है, जिससे कि कोई भी आपको पासवर्ड ही अगर कोई पता कर लेता है आपका, तो जब तक वो आपके फ़ोन पे OTP या फिर ईमेल पे OTP नहीं आएगा, तब तक वो आपके अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा. तो फॉर एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो, जो भी आप लोग वॉच कर रहे हो इस वीडियो को, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो लगा ही लेना इस वीडियो को देखने के बाद, जिससे कि फ्यूचर में आप सिक्योर रहो एंड इन सब चीज़ों से बच जाओ. बिकॉज बहुत ही इसमें इशू हो जाता है एंड इंस्टाग्राम भी उसको रिकवर नहीं करता है बाद में. आपका अकाउंट हैक हो गया तो फिर वो गया आपका, ठीक है. तो इन सब चीज़ों को देखना. और हाँ, हम लोग
फाइनेंस की यहाँ बात कर रहे हैं तो बिल्कुल फाइनेंशियल एप्लीकेशंस भी अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो, अगर नहीं किया आप तक तो ठीक है। और कभी भी किसी मैलिशियस लिंक्स पे क्लिक मत करना। कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या फिर ऐसे विश मैसेजेस भी आते हैं और ऐसे ऑफर्स भी करके आते हैं, कुछ भी लिंक्स पे फॉरवर्ड तो बिल्कुल ही ना करें, ठीक है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद भी फॉरवर्ड कर देते हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स फॉरवर्ड कर देते हैं, उन्हें समझ नहीं होता है। तो इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए। कोई भी ऐसे ऑफर्स या फिर चीज़ें जो आती रहती हैं व्हाट्सएप पे उन्हें फॉरवर्ड तो बिल्कुल ना करें। अगर आपके पास आता भी है तो आप उसे रिपोर्ट कर दें और ऐसे लिंक्स पे क्लिक तो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। और दूसरों को भी अवेयर करें कि भाई ये ऐसे लिंक्स पे मत फॉरवर्ड कर, अगर कोई फॉरवर्ड कर भी रहा है तो ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। हालांकि इसीलिए तो शायद ये कोर्स भी बनाया गया होगा, फाइनेंशियल लिटरेसी। हालांकि ये फाइनेंस है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा साइबर सिक्योरिटी वाली नॉलेज दे दी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टे अलर्ट, बी अवेयर ऑफ एनी suspicious emails, messages or calls claiming to be from financial institutions. Report such instances immediately to your bank and law enforcement agencies. ठीक है, बिल्कुल अलर्ट रहना। अगर कोई कॉल मैसेज इस टाइप के आते हैं तो आप अपने बैंक को इन्फॉर्म कर दो, और इसके लिए लॉज भी बने हुए तो फिर उनकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, जो भी स्कैमर्स होंगे उनके, ठीक है। 8 है यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने फोन्स में आप जरूर रखो या फिर अपने लैपटॉप में जरूर इंस्टॉल करके रखो, जिससे कि आप सेफ्टी रहेगा आपके लिए। बी कॉशियस वाइल यूजिंग पब्लिक वाईफाई नेटवर्क एज दे आर ऑफन अनसिक्योर्ड एंड कैन बी यूज टू स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। फ्री वाईफाई आप यूज करते हो मैक्सिमम जगह पे, तो वहाँ पे आप बिल्कुल सिक्योर्ड रहें, वीपीएन का इस्तेमाल करें। और फ्री वाईफाई जो ओपन नेटवर्क होते हैं जिसमें पासवर्ड बिना ही वो ओपन होते हैं पब्लिक के लिए, तो उनको कम यूज करें, अपने डेटा को यूज कर लो। और जो भी वाईफाई यूज करो सिक्योर्ड यूज करो, एंड वीपीएन वगैरह भी यूज किया करो, ठीक है। एजुकेट योरसेल्फ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही पे आता है। एजुकेट योरसेल्फ एंड अदर्स अबाउट द ऑनलाइन सिक्योरिटी रिस्क एंड वेज टू प्रोटेक्ट देम। अगेन स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द लेटेस्ट सिक्योरिटी ट्रेंड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। By following these security measures and precautions, you can safeguard your finances and against the Ponzi schemes and online frauds, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में क्या होता है, देखिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मतलब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड इन्वेस्टमेंट गोल्स एंड डेवलपिंग अ प्लान टू अचीव दोज गोल्स। मतलब इन्वेस्टमेंट को आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का मतलब है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, एक प्लान बनाना है और कैसे आप उस गोल को अचीव करोगे। इन्वेस्टिंग कैन हेल्प इंडिविजुअल्स टू ग्रो देयर वेल्थ ओवर टाइम एंड अचीव देयर फाइनेंशियल गोल्स सच एज सेविंग फॉर रिटायरमेंट, फंडिंग से चाइल्ड एजुकेशन, बाइंग हाउस, बाइंग प्रॉपर्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब सिंपल सी बात है, इन्वेस्ट करने से आपके पैसे ग्रो होते हैं टाइम के साथ, तो सभी लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन्वेस्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बहुत जरूरत है। इस प्लानिंग में क्या होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं क्या हैं, कैसे है, उसको कैसे आप प्रॉपर रिसर्च करोगे, प्लान करोगे और फिर इन्वेस्ट करोगे, एंड उसके बाद फिर अपने लाइफ के गोल्स को, फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाओगे, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स हैं इसमें वो देख लेते हैं। स्टेप्स इन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। सबसे पहला स्टेप है डिटरमाइन इन्वेस्टमेंट गोल्स। अपने इन्वेस्टमेंट गोल को डिटरमाइन करो आप। द फर्स्ट स्टेप इन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इज टू डिटरमाइन इन्वेस्टमेंट गोल्स। Individuals should identify their short-term and long-term investment goals. Determine how much money they need to achieve those goals. सबसे पहले आपको गोल को आइडेंटिफाई करना है कि कैसे आप इन्वेस्ट करोगे, क्या शॉर्ट टर्म प्लानिंग है या फिर लॉन्ग टर्म है, और कितना मनी आपको चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए और इस गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। एसेस रिस्क टॉलरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिस्क टॉलरेंस रेफर्स टू इंडिविजुअल्स विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्क व्हेन इन्वेस्टिंग। सिंपल सी बात है, अगर कहीं आप पैसे लगा रहे हो तो रिस्क तो होता है, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा। अगर आप बड़ी कंपनी में रिस्क लगा रहे हो या फिर छोटी कंपनी में लगा रहे हो, पैसे लगा रहे हो, रिस्क तो हर जगह है, ठीक है। तो रिस्क टॉलरेंस का मतलब होता है कि कितना रिस्क आप सह सकते हो। जैसे कि अगर मैंने किसी कंपनी में पैसे लगा दिए, ठीक है, और अगर वो कंपनी आगे चल के बंद हो गई तो फिर तो मेरे पैसे डूब गए। तो हमें इसका एनालिसिस करना है, असेसमेंट करना है। रिस्क टॉलरेंस इस टॉपिक, ये जो रिस्क टॉलरेंस वर्ड है, इसका मतलब है कि कितना रिस्क आप सह सकते हो। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो आप बेटर रिसर्च कर लो, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े, ठीक है। जैसे कि मैं कहीं पैसा लगा रहा हूँ तो मैं एज्यूम करूंगा, ठीक है, अगर मेरा डूब भी जाता है इतना परसेंटेज तो मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही होता है रिस्क टॉलरेंस, मतलब असेसमेंट टू एक्सेप्ट द रिस्क व्हेन इन्वेस्टिंग, ठीक है। Individuals should assess their risk to tolerance and choose investment that align with their risk tolerance. तो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट चूज करना है अपने रिस्क टॉलरेंस को आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग जो अलाइन हो रहा है उसी में आपको डालना है, इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, डिटरमाइन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। देयर आर वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको अपने अकॉर्डिंग रिसर्च करना है, इवेलुएट करना है, एंड उसके बाद उसमें आपको अगर आपके गोल से अलाइन हो रहा है, आपके हिसाब से वो सही है, तो आप उसमें उसके रिस्क एनालाइज करके फिर उसमें आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है।
डेवलप एन इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट गोल को पता कर लिया, रिस्क टॉलरेंस आपको पता चल गया और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपने देख लिए कि हाँ मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो फिर आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है, ठीक है। और उस प्लान में आप अपने पोर्टफोलियो अपना बनाओगे, कैसे स्ट्रेटजीज बनाओगे, कैसे क्या इन्वेस्ट करना है आपको, टाइमलाइन बनाओगे, क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न आप होप कर रहे हो, ये सब चीज़ें उस प्लान में इंक्लूडेड होंगी, कितना टाइम पीरियड के लिए करना है, ये सब चीज़ें उस प्लान में इंक्लूड होंगी, तो पहले प्लान बना लोगे। और लास्ट स्टेप आता है मॉनिटर एंड एडजस्ट द इन्वेस्टमेंट प्लान। Monitoring and adjusting the investment plan is essential to ensure that the plan is on track to achieve investment goals. Individuals should regularly review their investment portfolio and make the adjustment as necessary to ensure that the investment plan aligns with their investment goals and risk tolerance. तो जैसे ही आपने प्लान बना लिया तो फिर आपको उसमें इन्वेस्ट कर देना है और टाइम टू टाइम अपने प्लान को मॉनिटर करना है और उसको एडजस्ट करना है, जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर पाओ और इन्वेस्टमेंट आपका सही तरीके से हो जाए, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के? तो बेनिफिट्स में आपको आते हैं, पहला अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैन हेल्प इंडिविजुअल्स टू अचीव देयर फाइनेंशियल गोल्स सच एज सेविंग फॉर रिटायरमेंट। मतलब आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो पहला रीजन तो आपको, पहला बेनिफिट तो यही मिलेगा कि आपके वेल्थ इंक्रीज होंगी, तो आप उससे अपने फाइनेंशियल गोल को आप अचीव कर पाओगे। दूसरा है कि वेल्थ एक्यूमुलेशन, मतलब आप इन्वेस्ट करके अपने वेल्थ को ग्रो करोगे ओवर टाइम एंड आप एक स्टेबल हो जाओगे, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, वेल्थ ज़्यादा हो जाएगा आपके पास, ठीक है। थर्ड है डाइवर्सिफिकेशन। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हेल्प इंडिविजुअल टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ लूजिंग मनी। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका डाइवर्सिफिकेशन होता है, क्योंकि आपने हर चीज़ रिसर्च से करी है, तो वहाँ पे रिस्क कम होता है, ठीक है। फोर्थ है टैक्स बेनिफिट्स। सम इन्वेस्टमेंट ऑफर टैक्स बेनिफिट्स सच एज टैक्स डिफर्ड ग्रोथ और टैक्स फ्री विड्रॉल्स। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहाँ पे टैक्स से भी रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। और फिफ्थ है इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। अगर आप पैसे कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इन्फ्लेशन के शिकार नहीं रहोगे, आपका पैसा इन्वेस्ट रहेगा, मतलब आपका पैसा चल रहा है, कहीं पे लगा हुआ है, कहीं पे वो ग्रो कर रहा है, तो आपको इन्फ्लेशन का कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप उससे बच जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट। Investment opportunity refer to variety of ways you can invest your money with the aim of earning a return on your investment. Some popular investment opportunities include, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं जिससे कि आप वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन है स्टॉक। स्टॉक्स मतलब शेयर्स ऑफ द ओनरशिप इन ए कंपनी। किसी भी कंपनी में अगर स्टॉक खरीद रहे हो मतलब उस कंपनी के ओनरशिप का आप शेयर खरीद रहे हो। व्हेन यू बाय स्टॉक्स यू बिकम अ शेयर होल्डर इन द कंपनी एंड आर इंटाइटल्ड टू ए पोर्शन ऑफ इट्स प्रॉफिट्स। तो जैसे ही आप किसी कंपनी में स्टॉक खरीद रहे हो तो आप उसके शेयर होल्डर हो गए, तो वो कंपनी जितना प्रॉफिट कमाएगी तो आपने उसके जितना स्टॉक खरीदा था उसके हिसाब से आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। बॉन्ड क्या होगा? बॉन्ड आर द डेप्ट सिक्योरिटी इशूड बाय कंपनीज और गवर्नमेंट। व्हेन यू बाय ए बॉन्ड यू आर एसेंशियली लेंडिंग मनी टू द इश्यूअर एंड इन रिटर्न यू रिसीव रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड रिटर्न योर प्रिंसिपल व्हेन बॉन्ड मैच्योर। तो बॉन्ड होता है वो गवर्नमेंट प्रोसीजर होता है, गोल्ड बॉन्ड वगैरह होता है जिसमें आप पैसे आपको मिलते हैं हर इंटरेस्ट के साथ, आप बॉन्डिंग होती है उसमें, वो गोल्ड बॉन्ड वगैरह होता है, गोल्ड देकर के इस टाइप से होता है, वहाँ पे रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है आपको एंड फिर आपका प्रिंसिपल वैल्यू भी मिल जाता है जब बॉन्ड मैच्योर हो जाता है, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज। ये म्यूचुअल फंड तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया। इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड और अदर एसेट्स में, तो इसमें रिस्क भी कम होता है और एक मतलब अच्छे खासे रिटर्न भी मिलते हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट इन्वेस्टर्स एक जगह इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड जो है वो जो मैनेज करता है फंड मैनेजर, वो उस फंड्स को डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे स्टॉक्स और म्यूचुअल स्टॉक्स और बॉन्ड्स और अदर एसेट्स में, रियल एस्टेट में, इन जगहों पे इन्वेस्ट करके वो पैसे को इन्वेस्ट करता है, फिर अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं इस पर, ठीक है। रियल एस्टेट क्या होता है? रियल एस्टेट मतलब दिस इंक्लूड्स इन्वेस्टिंग इन रेंटल प्रॉपर्टी। जैसे कि रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी, हाउसिंग, रेंट, ये सब जो है इसको रियल एस्टेट बोलते हैं। यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके अपने मनी को ग्रो कर सकते हो। और फिफ्थ है क्रिप्टो करेंसी, जो कि हाल फिलहाल बहुत पॉपुलर हुआ था, बिटकॉइन वगैरह, जिसमें डिजिटल करेंसीज होता है जो कि इनक्रिप्टेड होता है एंड सिक्योर्ड होता है, और यहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इसमें हाई रिस्क होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में क्या होता है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स include saving accounts, checking. Financial products refers to various types of investment vehicles and tools that available for investors. Some popular financial products में tools भी आते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं जिससे कि आप इन्वेस्ट करोगे। तो पॉपुलर प्रोडक्ट है जैसे कि कुछ बैंक प्रोडक्ट है जैसे कि सेविंग अकाउंट, चेकिंग अकाउंट, मनी मार्केट अकाउंट, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि दिस इंक्लूड लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में क्या आता है? इसमें आता है म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेड फंड, ईएफटी, ऑप्शंस,
फ्यूचर्स एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, REITs। रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स में होता है दिस इंक्लूड 401k प्लान्स, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स एंड एन्यूइटीज। क्रेडिट प्रोडक्ट्स में होता है क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन एंड मॉर्गेजेस। मॉर्गेजेस मतलब गिरवी रखना, ठीक है। 6 है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, दिस इंक्लूड हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल और कमोडिटीज, ठीक है। अब आता है इंश्योरेंस प्लानिंग, ठीक है। So insurance planning involves the evaluating your risks and determining the appropriate type of levels of insurance coverage to protect yourself and your assets from financial loss। इंश्योरेंस हम क्यों लेते हैं और इंश्योरेंस प्लानिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें आप अपने रिस्क को इवेलुएट करोगे और अपने हिसाब से आपके लिए जो अप्रोप्रिएट चीज़ें होंगी उसको कवर करके अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जैसे कि अगर मेरे पास मैंने बहुत ही मेहनत से अपने कोई घर खरीदा है, ठीक है, और अगर मैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ना लूँ या फिर होम इंश्योरेंस ना लूँ तो क्या पता अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आए और उसमें मेरे घर का कोई लॉस हो जाए, आई मीन कुछ चीज़ें उसमें गड़बड़ हो जाए, आई मीन डैमेज हो जाए, या फिर कोई थेफ्ट हो जाए, या फिर फायर, ऐसे कुछ चीज़ें हो जाए, तो फिर कितना ज़्यादा लॉस हो जाएगा मेरे उस खरीदे हुए घर को। तो अगर मैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लिया रहूँगा तो उस इंश्योरेंस से कवरेज हो जाएगी, मेरे फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा उसमें। तो बस ये मैंने छोटा सा एग्जांपल समझाया कि क्यों जरूरी है इंश्योरेंस प्लानिंग, ठीक है। अपने हिसाब से अपने रिस्क को एवेलुएट करके अप्रोप्रिएट मतलब टाइप के इंश्योरेंस को लेना चाहिए हमें, और जिससे कि हम अपने फाइनेंशियल एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकें और फाइनेंशियल लॉस से बच सकें। फैक्टर्स टू कंसिडर when selecting insurance policies, individuals should consider various factors such as their current and future needs, their budget and their policy features including the premium, coverage and benefits। ये सब चीज़ें ध्यान में रख के ही हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए, कोई भी पॉलिसी लेनी चाहिए। तो अपना बजट देखना चाहिए, अपना करंट सिचुएशन देखना चाहिए, फ्यूचर में क्या नीड्स है हमें, क्या हमारे पॉलिसी में मिल रहा है, क्या प्रीमियम होगा, क्या कवरेज होगा, क्या बेनिफिट्स होगा, इन सब चीज़ों को देख करके ही हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए। It is also essential to review insurance policies periodically to ensure that they continue to meet their policyholders' needs and to make any necessary changes to the policies। हमेशा अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज को रिव्यू करते रहना चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि आप उसके मीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो पॉलिसी होल्डर के, ठीक है। और नेसेसरी चेंजेस भी करने चाहिए पॉलिसीज में, ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो। नीड फॉर इंश्योरेंस वैसे मैंने समझा ही दिया आपको, बट फिर भी ये पढ़ देता हूँ। इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोटेंशियल रिस्क एंड लॉसेज। इट हेल्प इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस manage the financial impact of unexpected events such as illness, injury, property damage, or liability claims. Insurance also provide peace of mind by ensuring that individuals and businesses have necessary financial resources to cope up with such events। कहने का मतलब इंश्योरेंस हमें इसलिए जरूरी है बिकॉज ये हमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो भी पोटेंशियल रिस्क है और लॉसेस है उससे हमें बचाता है, और ऐसे कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, इलनेस, इंजरी, प्रॉपर्टी लॉस, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब से भी हमें बचाता है, ठीक है। और हमारे पास एक पीस ऑफ माइंड भी होता है कि हाँ चलो हमने इंश्योरेंस तो ले ही रखा है, तो हमारा जो है मतलब स्ट्रेस नहीं होता है, हमारा माइंड जो है पीसफुल रहता है, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता है कि हम तो इन सब चीज़ों इवेंट्स भी अगर ऐसा कभी होता भी है तो उससे कोप अप करने के लिए तैयार हैं बिकॉज हमारे पास इंश्योरेंस है। आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज। पहला है लाइफ इंश्योरेंस एंड दूसरा है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू योर फैमिली इन केस ऑफ योर अनटाइमली डेथ। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो आपकी फैमिली को वो मतलब वो प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन अगर आपकी अनटाइमली डेथ हो जाती है तो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। पहला टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है, दूसरा है परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस। Term life insurance provide the coverage for a specified term, especially 10, 20 or 30 years. If the policyholder dies during the term of policy, the beneficiary receives the death benefit. And permanent life insurance क्या होता है? This provide the coverage for the lifetime to the policyholder. Permanent life insurance policy also have savings component that grows over time and can be used to borrow against or withdraw from. तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस जैसे कि 10 साल के लिए, 20 साल या 30 साल के लिए अगर आप इंश्योरेंस लेते हो लाइफ इंश्योरेंस तो वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस कहलाता है। तो उसमें अगर उतने पीरियड ऑफ बीच में अगर आपकी डेथ होती है तो उसका फायदा मिलता है। और परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस में होता है कि परमानेंटली आपने करा लिया लाइफ इंश्योरेंस स्टार्टिंग से, तो वो कभी भी आपके लाइफ टाइम में जैसे कि आपने कभी अनटाइमली डेथ हो गया या फिर जो भी चीज़ें हैं तो उसमें वो प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। उसमें सेविंग्स के भी कुछ ऑप्शन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ऑल्सो नोन एज जनरल इंश्योरेंस, प्रोवाइड द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम इवेंट्स लाइक एक्सीडेंट्स, illness, theft, protection
प्रोटेक्शन, डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस में वो चीज़ें आती हैं जनरल इंश्योरेंस लाइफ वाले को हटा करके। अब इसमें होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द पॉलिसी होल्डर इन केस ऑफ इलनेस और इंजरी। मेडिकल एक्सपेंसेस कैन बी हाई एंड हैविंग हेल्थ इंश्योरेंस हेल्प रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द पॉलिसी होल्डर एंड द फैमिली। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप इल हो जाते हो या फिर कोई इंजरी हो जाती है तो आपको सबको पता है कि मेडिकल आज के टाइम में कितना महंगा है, और अगर किसी भी बड़े मल्टी हॉस्पिटल में जाते हो आप, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है किसी भी चीज़ का, मतलब तो हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना बहुत ज़रूरी है। ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है जिनका पहले से ही कोई क्रोनिक इलनेस हो या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसा बैकग्राउंड हो किसी डिजीज़ का, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, जिससे कि आप अपने इस फाइनेंशियल एक्सपेंस से बच जाओगे। ठीक है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्रोवाइड द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द पॉलिसी होल्डर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ डैमेज और लॉस ड्यू टू अनफोर्सिन इवेंट्स सच एज थेफ्ट, फायर और नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, तो समझ में आ गया। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है उसका इंश्योरेंस करा लोगे तो आपको अनफोर्सिन और मतलब फोर्सिन सब जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे कि चोरी हो गई, आग लग गया, फिर नेचुरल डिजास्टर में भूकंप आ गया, जो भी चीज़ें इन सबसे कोई लॉस होता है आपकी प्रॉपर्टी को, तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में वो कवर्ड होता है एंड उसमें आपको कवर कर लिया जाता है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कैन हेल्प द पॉलिसी होल्डर कवर द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग द डैमेज प्रॉपर्टी। तो जो भी डैमेज हुआ है उसके कॉस्ट को कवर कर देगा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर होम ओनर्स हु हैव इन्वेस्टेड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इन द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस उन्हें लेना चाहिए जिसने अपना घर हो, अपना शानदार घर आपने बना रखा है, पैसे इन्वेस्ट किए आपने या फिर घर खरीद रखा है, तो आपको अपना प्रॉपर्टी इंश्योरेंस तो ले ही लेना चाहिए। बिकॉज आजकल के टाइम पे तो पता ही है कि कभी भी नेचुरल फिनोमेना, कोई भी भूकंप वगैरह आ सकता है, या फिर चोरी, थेफ्ट, इन सब चीज़ों भी, या फिर कुछ भी हो सकता है अनवांटेड, तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इज नीडेड। ठीक है। क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू पॉलिसी होल्डर्स फैमिली इन केस ऑफ पॉलिसी होल्डर डेथ। This type of insurance is usually taken out in conjunction with a loan or mortgage to ensure that the debt is paid off in case of borrower dies before the loan is repaid। जैसे कि आपने पैसे ले रखे हैं कभी, तो आपने कोई क्रेडिट ले रखा है, कोई लोन ले रखा है, और तो आपको क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिससे कि अगर आपकी डेथ हो जाती है और आपने अभी तक वो लोन पे नहीं किया है तो वो जो है यहाँ से आपको पे कर देगा। ये इंश्योरेंस के थ्रू आप पे कर पाओगे, आपके फैमिली पे बर्डन नहीं आएगा। ठीक है। प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या होता है? प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल्स इन केस ऑफ दे आर स्यूड नेग्लिजेंस, एरर्स और ओमिशन। जैसे कि आपको पता है this type of insurance is especially important for professionals such as doctor, lawyer or accountants who have high risk of being sued due to natures of their work। जैसे कि डॉक्टर है, लॉयर है, इन सब का जो प्रोफेशन है इसमें बहुत बार ऐसी चीज़ होती हैं कि क्लेम आ जाता है। जैसे कि डॉक्टर ने कुछ अगर ऐसा कर दिया, कुछ एरर कर दिया, उसने अपने वर्क में कुछ गलत दवाई दे दी, किसी का कुछ डेथ हो गया या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, तो उस पर क्लेम किया जा सकता है और उसे मतलब अच्छा खासा हर जाना भरना पड़ सकता है। या फिर लॉयर ने कोई केस में ऐसे कुछ कर दिया, ऐसे कुछ गड़बड़ी कर दी, या फिर उस पर भी क्लेम हो सकता है। तो इस टाइप ऑफ प्रोफेशनल्स में ये सब चीज़ें हो सकती है, इसलिए ये प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस अगर ले लिया जाएगा तो उसमें क्या होगा, इस टाइप के क्लेम्स में आपको इंश्योरेंस हेल्प करेगा पे करने में। ठीक है। अब आता है ट्रेवल इंश्योरेंस। ट्रेवल इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवरेज फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, ट्रिप कैंसिलेशंस, लॉस्ट लगेज एंड ट्रेवल रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो ट्रेवल में जो भी चीज़ें होती हैं उसको कवर करता है ट्रेवल इंश्योरेंस। ट्रेवल पॉलिसीज कैन ऑल्सो कवर इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन एंड रिपाट्रिएशन। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे ट्रेवल इंश्योरेंस भी लेना चाहिए उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं और उनका काम ही हो ट्रैवलिंग करना, तो उन्हें ट्रेवल इंश्योरेंस भी ले लेना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनल टैक्स। Personal tax planning is the process of minimizing your tax liability by using various tax strategies and techniques। पर्सनल टैक्स का प्लानिंग का मतलब है कि प्रोसेस, इसमें आप अपने टैक्स की लायबिलिटी को मिनिमाइज कर सकते हो। बहुत सारे जो टैक्स की स्ट्रेटेजी और टेक्निक है उसकी हेल्प से आप अपना टैक्स को कम कर सकते हो। ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्स सिस्टम इन आवर कंट्री। तो इसके लिए आपको भारत में जो टैक्स का सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, उसको जानना जरूरी है, तभी आप उसमें टेक्निक लगा के और स्ट्रेटजी से अपने टैक्स को कम कर सकते हो आप लीगल तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट है इन योर कंट्री इंक्लूडिंग द टैक्स लॉज, डिडक्शंस, एग्जम्पशंस एंड क्रेडिट्स। टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजी कैन हेल्प you minimize your tax liability including timing your income and deduction, maximizing your tax credits and investing in tax advantage accounts. Major life events can have significant tax implications, so it's important to plan accordingly. Tax compliance involve the following rules and regulations set forth by tax authority, including filing your taxes on time, paying your taxes and keeping accurate records। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना है आपको। तो कुछ समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अंडरस्टैंडिंग टैक्स लॉज। द फर्स्ट स्टेप इन पर्सनल टैक्स प्लानिंग इज टू
understand the tax laws applicable in your country or region. This includes understanding tax rate, tax deductions and exemptions, and tax saving investment options. सबसे पहले तो आपको टैक्स के लॉ को समझना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी कंट्री में रह रहे हो, अभी तो हम फिलहाल इंडिया में, तो इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के टैक्स सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हो अपना पर्सनल, तो पहले तो आपको लॉ ही समझना पड़ेगा, क्या कानून है टैक्स का, क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ें हैं। तो फिर आप फर्दर आप उसको स्ट्रेटजी बनाओगे कि कैसे कम करना है, चीज़ें जो भी है वो समझ पाओगे। दूसरा स्टेप क्या है, मैक्सिमाइजिंग डिडक्शंस एंड एक्सेम्पशंस. Tax deductions and exemptions are essential part of personal tax plan. This include the expenses related to healthcare, education, and charitable donation. By maximizing these deductions and exemptions, individual can lower their taxable income and reduce the tax liability. जैसे कि अगर आप किसी चैरिटी में दान कर रहे हो, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, ऐसे ऐसे जगह पे अगर आप डोनेशन दे रहे हो, तो आपका टैक्स कुछ कम कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब लॉज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Third है utilizing tax credit. Tax credit are incentives provided by the government to encourage certain behaviors or investments. Example of tax credit include the child tax credit, education tax credit, and renewable energy tax credit. By taking the advantage of these credits, individuals can reduce their tax liability. ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है टैक्स क्रेडिट्स भी देती हैं कुछ कुछ डिपार्टमेंट में अलग अलग, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी पे, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट और एजुकेशन टैक्स क्रेडिट। तो इन सब का फायदा उठा के अपने टैक्स को आप कम कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, ठीक है। टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया फॉर पर्सनल टैक्सेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2022-23 का लेटेस्ट डेटा मैंने यहाँ उठाकर रखा हुआ है, जिससे कि पता चल सके कि जिसका भी इनकम होगा, किसी इंडिविजुअल का अगर इनकम 2.5 लाख तक है तो उसे कोई टैक्स देना नहीं होता है भारत में। और अगर आपका इनकम अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 5% टैक्स देना होता है। 5 से 7.5 है तो 10%। इसी तरह 15 से लाख से ज़्यादा है तो 30% टैक्स देना होगा। ये बाकी लिस्ट आप देख सकते हो। एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस फॉर इंडिविजुअल्स, इसमें क्या होता है, इन इंडिया इंडिविजुअल्स कैन क्लेम वेरियस एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस टू रिड्यूस देयर टैक्सेबल इनकम एंड लोअर देयर टैक्स लायबिलिटी. सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस आर अवेलेबल टू द इंडिविजुअल्स आर एज फॉलो. भारत में ऐसे कई कानून हैं, ऐसे नियम हैं जिसके आप थ्रू आप अपने टैक्स को कम कर सकते हो, और उसको हम लोग चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पशंस पहले देखते हैं। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन. द इंडिविजुअल्स कैन क्लेम स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 फ्रॉम देयर ग्रॉस सैलरी इनकम. सेकेंड है लीव ट्रेवल अलाउंस, LTA. LTA is an allowance provided by employers to employees to cover their travel expenses during leave. It is exempt from tax twice in block of 2. ट्रेवल अलाउंस मिलता है, वो टैक्स उसमें नहीं लगता है, ठीक है, 4 ईयर्स के ब्लॉक तक में 2 बार. और हाउस रेंट अलाउंस, HRA जो होता है, अलाउंस प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर्स टू कवर देयर रेंटल एक्सपेंसेस. द exemption amount is calculated as the minimum of actual HRA received. 50% of salary for individuals residing in metro cities और 40% of salary for individuals residing in the non metro cities. तो यहाँ से इस हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है, यहाँ पे भी आप बच जाते हो, टैक्स नहीं लगता है. Gratuity is a lump sum payment made by employers to set as a retirement benefit. It is exempt from tax up to a certain limit. तो कुछ जो यहाँ रिटायरमेंट के लिए जो फंड मिलता है, कुछ लमसम अमाउंट मिलता है, तो वो भी टैक्स से हट के होता है, टैक्स नहीं लगता है. डिडक्शंस की बात करते हैं. सेक्शन 80C जो है, अंडर दिस सेक्शन इंडिविजुअल कैन क्लेम द डिडक्शंस ऑफ टू 1.5 लाख फॉर इन्वेस्टमेंट इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स सच एज PPF, EPF, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स एंड इस सब चीज़ों में आप 1.5 लाख तक के डिडक्शन से बच सकते हो, ठीक है. 1.5 लाख तक का क्लेम कर सकते हो डिडक्शंस, ठीक है. सेक्शन 80D टैक्स का बोलता है कि दिस सेक्शन अलाउज इंडिविजुअल्स टू क्लेम डिडक्शंस फॉर पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन. अगर आप चिल्ड्रन, पत्नी या फिर अपने खुद के लिए कर रहे हो इंश्योरेंस वगैरह का, तो वहाँ पे भी आप क्लेम कर सकते हो डिडक्शंस, वहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है. सेक्शन 80E जो है गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स लॉ में बोलता है कि दिस सेक्शन अलाउज इंडिविजुअल्स टू क्लेम डिडक्शंस फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन टेकन फॉर हायर स्टडीज़ के लिए अगर कोई एजुकेशन लोन ले रहे हो या फिर कुछ ले रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको डिडक्शंस मिलता है, वहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो डिडक्शंस, ठीक है. Section 80G of Indian tax system says that donations made to certain charitable organizations are eligible for deductions under this section. कहीं पे चैरिटेबल ट्रस्ट में अगर आप डोनेट कर रहे हो तो वहाँ से भी आपकी टैक्स मतलब नहीं लगेगी, टैक्स में बच जाओगे आप, ठीक है. इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड द वेरियस एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस अवेलेबल टू देम एंड टू प्लान देयर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस अकॉर्डिंगली टू ऑप्टिमाइज देयर टैक्स प्लानिंग. तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है, जिससे कि आप अपने टैक्स को कम कर सकते हो, बचा सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपनी टैक्स प्लानिंग को. अब लास्ट टॉपिक हमारा जो है ई फाइलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द इंटरनेट. तो जो भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, वो अगर आप इंटरनेट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर रहे हो तो उसको ई फाइलिंग बोलते हैं. द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड ई फाइलिंग मैंडेटरी फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर्स सच एज दोज व्हिच एनुअल इनकम ऑफ मोर देन 5 lakhs और दोज हु आर
सीकिंग ए टैक्स रिफंड। अगर 5 लाख से ज़्यादा का इनकम है आपके पास तो भाई आपको तो ई फाइल करना ही पड़ेगा। ई फाइलिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। तो कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको देख लेते हैं। पहला स्टेप है रजिस्टरिंग ऑन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई फाइलिंग पोर्टल बाय प्रोवाइडिंग बेसिक डिटेल्स सच एज नेम पैन एंड कॉन्टैक्ट नंबर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाकर के, पोर्टल पे जाकर के आपको बेसिक डिटेल्स जैसे कि नेम, पैन और कॉन्टैक्ट नंबर डाल करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डाउनलोड करना है इनकम टैक्स रिटर्न। आपको टाइप ऑफ द इनकम और जो भी फिलिंग स्टेटस है, फाइलिंग स्टेटस है, उसके हिसाब से आपको डाउनलोड करना है इनकम टैक्स। फिर तीसरा है कि फिलिंग इन द डिटेल्स ऑफ इनकम डिडक्शंस एंड टैक्सेस पेड इन द रिलेवेंट सेक्शन ऑफ द फॉर्म फिल करना है। फिर वेरीफाई द टैक्स कैलकुलेशन एंड इंश्योरिंग दैट ऑल डिटेल्स आर एक्यूरेट एंड कंप्लीट। उसको वेरीफाई करना है और ये इंश्योर करना है कि जो भी डिटेल्स आपने डाली हैं वो कैलकुलेट करके जो भी आपने डाली हैं वो एक्यूरेट और कंप्लीट है। फिफ्थ है सबमिटिंग द फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली बाई अपलोडिंग इन द ई फिलिंग पोर्टल। तो फिर उस फॉर्म को जो आपने फिल कर लिया है उसको आपको फिर पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड कर देना है। और 6 पॉइंट ये है कि जनरेटिंग एन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट और एन इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड EVC एज ए प्रूफ ऑफ सबमिशन। लास्टली आपको अपना कोई स्लिप लेना है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो ले लेना है, और या फिर EVC करके इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड है उसको आपको रखे रहना है, जिससे कि वो आपके प्रूफ के तौर पे काम करेगा कि आपने फाइल किया, आपने इनकम टैक्स अपना फाइल कर दिया। ई फाइलिंग हैज सेवरल एडवांटेज ओवर द ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड फिलिंग। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक फाइल करने का कुछ एडवांटेज है। वो क्या क्या एडवांटेज है? पहला कि फास्टर प्रोसेसिंग एंड क्विकर रिफंड्स, बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होता है, जल्दी रिफंड्स भी मिलते हैं आपको। दूसरा है रिड्यूस चांस ऑफ एरर और मिस्टेक्स, क्योंकि आप ये खुद से कर रहे हो, ढंग से कर रहे हो तो एरर का चांस कम है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, पोर्टल पे अपलोड हो रही है तो एरर बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं होगा, एरर और मिस्टेक्स कम हो जाएंगे यहाँ पे। कन्वीनियंस एंड ईजी टू यूज़ है, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कहीं चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, घर बैठे कर सकते हो। फोर्थ है एक्सेस टू द ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर एंड अदर टूल्स टू हेल्प विद टैक्स प्लानिंग। तो यहाँ से आप टैक्स कैलकुलेटर का भी एक्सेस कर पाओगे पोर्टल की हेल्प से। ठीक है, और अच्छे से टैक्स प्लान भी कर पाओगे आप। फिफ्थ है इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि ये चीज़ें ऑनलाइन हो रही है तो हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे कोई छुपा हुआ नहीं है कि कुछ ब्लैक हो सकता है, यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द टैक्स पेयर टू इंश्योर दैट दे आर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न्स एक्यूरेटली एंड ऑन टाइम टू अवॉइड पेनल्टीज एंड अदर लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। कंसल्टिंग विद द टैक्स प्रोफेशनल और फाइनेंशियल एडवाइजर कैन हेल्प इंडिविजुअल्स टू नेविगेट ई फाइलिंग प्रोसेस एंड इंश्योर द कंप्लायंस विद रिलेवेंट टैक्स लॉज एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हो गया। आपको मतलब इनकम टैक्स जो भी है टाइम पे फाइल करना है आपको इलेक्ट्रॉनिकली। आप किसी इनकम टैक्स प्रोफेशनल से भी सलाह ले सकते हो फाइल करने के लिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। ये पूरा वीडियो मैंने पूरा जो भी सिलेबस था आपका थोरोली मैंने कवर किया, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी बता दिए हैं आपको, एंड इससे आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो अगर आपने अच्छे से समझ लिया। और वैसे कुछ हार्ड है भी नहीं समझने के लिए, देखो तो मतलब बहुत बेसिक चीज़ें हैं और टफ नहीं है, आसानी से समझ सकते हो। इस वीडियो अगर आप देख लेते हो अच्छे से, 1 घंटे की वीडियो हो गई है लगभग ये, और नोट्स को अच्छे से गो थ्रू करके पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो, तो वहाँ पे एग्जाम में अच्छे से लिखोगे एंड पास वास का बिल्कुल टेंशन मत लेना, पास तो आराम से हो जाओगे। और यहाँ तक इस वीडियो तक पहुँच गए हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना, आज होली के दिन मैंने आपके लिए इस वीडियो को कर रहा हूँ, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। वीडियो पसंद है तो लाइक भी करना एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।